नमस्कार दोस्तों। आज हम व्याकरण के एक बिंदु शब्द विचार का अध्ययन करेंगे, जिसमें शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद व उपभेदों का संक्षिप्त विवेचन होगा। इसमें आपको व्याकरण के जो शब्द के विषय में संक्षिप्त परिचय है वो जानने को मिलेगा। विस्तृत के लिए मैं आपको अगली वीडियो में आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो है शब्द विचार। इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। यानी क्या हो, सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे शब्दों का जो समूह होता है, ऐसे वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे आम, कबूतर, टेलीफोन, कुत्ता, गाय, घर, हिमालय, समुद्र, रोटी आदि। ठीक है, तो इन शब्दों से हमें कुछ ना कुछ अर्थ का पता चल रहा है। यानी किसी भी चीज़ का ये नाम है, हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है जो सार्थक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे शब्द के भेद। शब्द के क्या भेद हैं ये देखते हैं कि अर्थ, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। ठीक है, शब्द के क्या हैं, कई भेद हैं। किसके आधार पर? अर्थ, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और प्रयोग। इसमें पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो इसमें जो है हम एक एक करके समझेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद क्या हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद क्या हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद क्या हैं और प्रयोग के आधार पर शब्द के क्या भेद हैं। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शब्द आते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है एकार्थी शब्द, यानी ऐसा शब्द जो एक अर्थ प्रदान करता है। क्या करता है? एक अर्थ प्रदान करता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ होता है। अब एक अर्थ से क्या अभिप्राय हुआ? एक अर्थ से अभिप्राय जैसे कि गंगा। गंगा शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? गंगा शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पे गंगा नदी का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? गंगा नदी का। ठीक है, जैसे जगह का नाम हो गया दिल्ली। दिल्ली शब्द से क्या पता चल रहा है? एक स्थान के नाम का पता चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही कोई महीने का नाम हो गया, जैसे फरवरी माह। ठीक है, तो फरवरी क्या है? पर्टिकुलर एक शब्द है, एक अर्थ प्रदान कर रहा है। जो शब्द सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ प्रदान करता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, यहाँ पे भी अर्थ के आधार पर है। अनेकार्थी क्या है? जो ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे कि हार। हार शब्द है। हार शब्द क्या है? वो एक होता है गले का हार, है ना, और दूसरा अर्थ क्या होता है हार का? हार जाना, हारना। वह मैच में हार गया, तो यहाँ पे हार शब्द का अर्थ क्या हो गया? हारना। ठीक है, जहाँ पे ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप सभी जानते हैं, जैसे कि सूर्य के पर्यायवाची क्या हो गया? रवि, भानु, दिवाकर, भास्कर, है ना, दिनकर। ये सारे अर्थ हैं, ये सूर्य के अर्थ हैं सारे के सारे। तो पर्यायवाची शब्द भी अर्थ के आधार पर होता है। आगे जो शब्द हैं वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे कि हम सभी जानते हैं, अविकारी, इसको जो है विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, है ना, जैसे कि सच का झूठ, सत्य का असत्य, पाप का पुण्य, है ना, दिन का रात, है ना। ये क्या है? जय का पराजय आदि। ये सब क्या है? ये हैं हमारे विलोम शब्द। ये भी अर्थ के आधार पर आता है। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? जो कभी ना मरे, उसको क्या बोलते हैं? अमर, है ना। ऐसे शब्द जो होते हैं वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। अगला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम यानी सुनने में एक जैसे लगे, जो
ऐसे भिन्न अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या है, अनल और अनिल। तो यहाँ पे अनल शब्द, अनल और अनिल सुनने में ऐसा लग रहा है समान है, लिखने में भी हम अगर लिखेंगे तो एक जैसे ही लगेंगे वो, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। अनल का अर्थ होता है आग, अग्नि, है ना, और अनिल का अर्थ होता है वायु, वायु यानी हवा, है ना। तो दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे ये जो भेद हैं, ये सारे के सारे ये अर्थ के आधार पर भेद हैं, शब्दों के भेद हैं, ठीक है। अगला है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर यानी शब्दों की उत्पत्ति जब हुई, कैसे हुई, क्या हुई, कहाँ से हुई, इसको जो है इतिहास के आधार पर भी कह सकते हैं। क्या है, जैसे कि लिखा है, इसे इतिहास के आधार पर भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रकार के शब्द आते हैं। कौन कौन से हैं वे 4 प्रकार के शब्द? पहला है तत्सम। पहला शब्द क्या है? तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं, जो संस्कृत से पैदा हुए हैं। सीधे सीधे के सीधे संस्कृत के शब्द हमने हिंदी में ले लिए हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि शब्द, वायु, प्रकाश, है ना, सूर्य, ये शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। जैसे और भी अन्य है, अश्रु, अक्षर, है ना, ये शब्द क्या है? एकादश, ये शब्द संस्कृत के शब्द हैं और हमने उसको जो है हिंदी में जैसे के तैसा ले लिया है, वो तत्सम शब्द कहलाता है, ठीक है। अब क्या है? तद्भव। तद्भव शब्द क्या है कि संस्कृत के शब्दों में जो तत्सम शब्द होते हैं, यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसका हिंदी में प्रयोग कर देना, ठीक है, वे तद्भव शब्द कहलाते। अब आपको पता है संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है। अब कहाँ से वो जो हो करके आई है, यानी पाली भाषा से होकर, प्राकृत भाषा से होकर, अपभ्रंश होकर के वो हिंदी के रूप में आई है। तो इसमें जो है शब्दों का कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है, शब्दों में अपभ्रंश हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो इस चीज़ के कारण जो है इसमें परिवर्तन हो गया। जैसे अग्नि का क्या हो गया? आग हो गया, है ना। अग्नि का क्या हो गया? आग हो गया, है। पत्र का क्या हो गया? पत्ता हो गया, है ना, हो गया कि नहीं हो गया। पितृ का क्या हो गया? पिता हो गया, है ना। इस तरह से क्या हो गया? जैसे अन्यत्र का अनत हो गया, है ना। अश्रु का आंसू हो गया। ये बदल गए, ये तत्सम के तद्भव में बदल गए। तीसरा शब्द है देश शब्द। देश शब्द वे शब्द होते हैं जो देश, जौ का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी देश में उत्पन्न जो शब्द होते हैं वे देश शब्द कहलाते हैं, ठीक है। देशज, देशज में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कि हमारे देशज में जो है लोटा, लोटा शब्द जो है वो देश में, हमारे देश में उत्पन्न हुआ है, इसलिए लोटा शब्द देशज शब्द होगा। जैसे कि लोटा हो गया, पेट हो गया, थैला हो गया, ये शब्द क्या हैं? देशज शब्द हैं, ठीक है। टांग हो गया, ठेठ हो गया, ऐसे अनेक शब्द हैं जो देश में उत्पन्न हुए हैं, ये शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अगला है विदेशज। विदेश और जौ, जौ यानी जन्मा हुआ, उत्पन्न यानी विदेश में जन्मा हुआ, विदेश में उत्पन्न जो शब्द होते हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। इसमें विदेशज क्या है? जैसे अब विदेश में कौन कौन से, जैसे अब वो जो है तुर्की में भी हो सकते हैं, ठीक है, फारसी में भी हो सकते हैं, अरबी में हो सकते हैं, अंग्रेजी में हो सकते हैं। जैसे कि क्या है? कोर्ट, हम लिखते हैं ना, हिंदी में भी कई बार लिखते हैं कोर्ट, है ना। अब कोर्ट क्या है? कोर्ट जो है अंग्रेजी का शब्द है। इसी तरह से पुलिस बोलते हैं हम, पुलिस। अब पुलिस शब्द कहाँ का है? पुलिस जो है अंग्रेजी शब्द है ना। ऐसे बोलते हैं, पेन बोलते हैं, पेंसिल बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, है ना। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं। इसी तरह से जो है आतिशबाजी, कारीगर, है ना, चादर, चालाक, ये शब्द कहाँ के शब्द है? फारसी के शब्द हैं, ठीक है। मकान, मजदूर, ऐसे शब्द ये फारसी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे अरबी शब्द जो हैं, अरबी शब्द भी होते हैं, जैसे कि मजबूर, मुकदमा, लिफाफा, वारिस, ये शब्द क्या हैं? ये अरबी शब्द हैं। तो ये विदेशी शब्द हैं, सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं ना, तो यानी कि ये विदेशी शब्द कहलाएंगे। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर। अब व्युत्पत्ति के आधार पर ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको समझेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर क्या है? शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट या व्युत्पत्ति कहते हैं। यानी
व्युत्पत्ति के आधार पर, हम रचना के आधार पर भी कह सकते हैं और बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, शब्दों और वर्णों को मिला करके बनते हैं, नए शब्द बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योग रूढ़ शब्द क्या होता है। अब देखो जैसे क्या है, इसमें सबसे पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की परिभाषा है कि जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले। ठीक है, क्या है, जो शब्द क्या है, विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हों और जिनके खंड कर दिए जाएं, यानी जिनके टुकड़े कर दिए जाएं, अलग अलग कर दिए जाए वर्णों को, तो दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे नाक शब्द, नाक है ना, नाक शब्द है। नाक के अगर हम 2 खंड कर दें, जैसे कि ना अलग कर दें और क अलग कर दें, तो दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा। ना न तो ना का निकलेगा, ना ही क का निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से जो है कान शब्द है। कान शब्द में का अलग कर दें और न अलग कर दें, तो क्या है, ये भी जो है अलग 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 करने पर दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे ही जैसे चावल शब्द है। चावल शब्द क्या हो गया, अब चावल शब्द में जो है हमने चा अलग कर दिया, ल अलग कर दिया, या फिर चा अलग कर दिया, वल अलग कर दिया, तो अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम इस शब्द के टुकड़े कर दें तो अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे दिन हो गया, घर हो गया, है ना, मुंह हो गया, घोड़ा हो गया, इस तरह से ऐसे शब्द जो होते हैं अगर हम इनके टुकड़े कर दें तो अर्थ नहीं निकलता है। ये शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, अगला है यौगिक शब्द। दूसरा भेद था रचना के आधार पर, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर जो दूसरा भेद था वो था यौगिक शब्द। अब यौगिक क्या होता है, यानी योग, यानी मिल करके बने हुए शब्द। इसकी परिभाषा है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों, यानी 2 अलग अलग शब्दों को मिला करके बनने वाले शब्द। ठीक है, जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ होता है। अब देखो रूढ़ शब्द में अगर हम 2 शब्द दोनों को अलग अलग कर दे तो अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यौगिक शब्द में दोनों 2 शब्दों को अलग करने पर अर्थ निकलता है। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, जैसे बोला आग बबूला। अब यहाँ पे आग का भी अर्थ है और बबूला का भी अर्थ है। सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 2 रूढ़ शब्दों को मिला करके यौगिक शब्द बनता है। सीधा हम ये भी कह सकते हैं, जैसे एक रूढ़ हो गया आग, एक हो गया बबूला। ठीक है, यानी 2 रूढ़ शब्दों को मिला करके यौगिक शब्द की रचना होती है। ठीक है, जैसे आग बबूला। ऐसे ही दूसरा है पीलापन। जैसे पीला और पन 2 शब्द हैं लेकिन एक शब्द बन गया पीलापन। इसी तरह से दूध वाला, दूध और वाला, है ना। इसी तरह घुड़सवार, घुड़ और सवार, है ना। डाकघर, डाकघर, है ना 2 अलग अलग शब्द हैं लेकिन क्या है, वो एक साथ लिखते हैं। हम डाकघर एक साथ लिखते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय, विद्या एक अलग शब्द है और आलय यानी घर एक अलग शब्द है, तो दोनों को मिला करके एक शब्द बनता है विद्यालय। ये यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, अगला है तीसरा जो है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रत्येक शब्द के 2 खंड हैं और दोनों खंड सार्थक हैं, यानी दोनों जो खंड हैं, यानी आग बबूला पीलापन, दोनों के अलग अलग अपने अपने अर्थ हैं। यहाँ पीलापन, पन जो है प्रत्यय होता है, लड़प्पन, पीलापन, है ना, पन जो है प्रत्यय होता है, प्रत्यय का भी अपना एक अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो है ये सबका कोई ना कोई अर्थ है। अगला है योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में क्या है कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों। ठीक है, अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, एक विशेष अर्थ बनाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब देखो यहाँ पे यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द दोनों को मिलाकर के बना, यानी कि यहाँ पे दोनों का मिश्रण होगा। अब कैसे होगा, जैसे उदाहरण दिया, जैसे लंबोदर। अब यहाँ पे लंबोदर एक शब्द बोला, अब ये यौगिक होकर के बना है लंबा प्लस उदर। ठीक है, यहाँ पे लंबा होना था, लंब लिखा है, लंबा प्लस उदर होना। ठीक है, अब लंब प्लस उदर, अब लंबा प्लस उदर होना था, अब जिसका अर्थ है कि बड़े पेट वाला। ठीक है, दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है,
जिसमें जो है लंबोदर जो है उसमें लंबा प्लस तो दो शब्द हैं, जिसमें जो है जिसका अर्थ क्या है गणेश, जिसका अर्थ क्या है गणेश होता है। ठीक है, दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन वो बनता क्या है, एक रूढ़ शब्द बन रहा है। ठीक है, यौगिक होकर के बना हुआ शब्द है परंतु क्या हो रहा है, रूढ़ शब्द बन रहा है, इसलिए जो है ये क्या कहलाएगा, ये योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। दूसरा एक और उदाहरण देते हैं, जैसे दशानन, इसमें एक शब्द है दश, दूसरा है आनन। अब दशानन दो शब्द हैं, दश अलग है आनन अलग, दोनों का अपना अपना अर्थ है। अब इन दोनों को मिलाकर के दशानन शब्द बन रहा है, लेकिन दशानन किसका बोध करा रहा है, रावण का, यानी 10 मुखों वाला कौन था, रावण था, रावण का बोध करा रहा है। तो इसलिए जो ही अन्य अर्थ प्रकट करता है, अन्य शब्द को दर्शाता है, होता ये यौगिक है, लेकिन जो ये जब यौगिक हो जाता है एक रूढ़ शब्द बन जाता है, तो इसलिए इसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सारे के सारे योग रूढ़ शब्द हैं। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वे सारे क्या हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है प्रयोग के आधार पर। कक्षा 10 में प्रयोग के आधार पर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसकी परिभाषा समझते हैं हम, प्रयोग के आधार पर क्या है, व्याकरणिक दृष्टि के आधार पर भी हम इसको कह सकते हैं कि व्याकरण के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, कि वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इसको जानने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए हमें ये प्रयोग के आधार पर को समझना होगा कि वाक्य में शब्दों का प्रयोग होना ही प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद कहलाता है। ठीक है, वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस विधि से, इसमें क्या नियम लगे हैं, इसको ये जो है इसी के अंतर्गत आता है। इस आधार पर हम शब्दों के दो वर्गों में बांटते हैं। इसमें कितने वर्गों में बांटते हैं, दो वर्गों में बांटते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के यानी दो भेद होते हैं। वो दो भेद कौन कौन से हैं, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, इसमें जो है जो पहला शब्द है वो है विकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन या विकार आता है, यानी जिन शब्दों में क्या है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर परिवर्तन या विकार होता है। विकार और परिवर्तन एक ही शब्द है, परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक लड़का शब्द है, लड़का जो है लिंग के आधार पर बदल गया लड़की, वचन के आधार पर बदल गया लड़के, और कारक के आधार पर जैसे लड़का खेल रहा है, लड़कों ने खेला, है ना, यानी कि क्या है, लड़का शब्द बदल गया, कारक के आधार पर बदल गया, है ना, ये क्या है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ये भी साथ में लिखा है। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहला है संज्ञा, ठीक है, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये 4 शब्द हैं, ये 4 प्रकार के शब्द हैं। अब आपको संज्ञा अलग समझना पड़ेगा, सर्वनाम अलग समझना पड़ेगा, विशेषण और क्रिया मैं अलग अलग वीडियो इनमें भी आपको बना करके दूंगा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्रिया, इन सबको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहला जो है आप विकारी शब्द को समझिए कि ये बदलते, जैसे संज्ञा शब्द राम, संज्ञा यानी कोई भी नाम होता है, तो राम शब्द है वो जो है कारक के आधार पर बदल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो राम कारक के आधार पर यहाँ पे बदल गया। ठीक है, ठीक है ना, राम के लिए, है ना, इस तरह से जो है ये बदल गया। इसी तरह से जो है उसने सर्वनाम शब्द होता है, उसने, उसको, उसमें, है ना, वह शब्द क्या है, वे, बदल गया, है ना। विशेषण होता है अच्छा, अच्छी, अच्छे, ये बदल गया। क्रिया शब्द भी बदल के खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, बदलते रहते हैं शब्द, है ना। अब आता है अगला अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द क्या है, प्रयोग के आधार पर जो दूसरा भेद है अविकारी शब्द, इसमें जो है इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब किसके आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उसी ये लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और किसके, कारक के आधार पर जो है, जहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी हम कहते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द भी, हम अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जैसे परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक,
ये आदि जो शब्द होते हैं ये बदलते नहीं है। परंतु को हम ना तो लिंग के आधार पर बदल सकते हैं, न ही हम वचन के आधार पर बदल सकते हैं, न ही कारक के आधार पर। परंतु शब्द वाक्य में प्रयोग होगा तो परंतु ही होगा, ठीक है। तथा होगा तो तथा ही होगा, यदि होगा तो यदि, इसको ये बदलेगा ही नहीं वाक्य में, ठीक है। धीरे धीरे शब्द भी नहीं बदलेगा, अधिक, इसलिए, क्योंकि, है ना, किंतु, लेकिन, ये शब्द नहीं बदलेंगे, ये अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। इनको पढ़ेंगे आगे डिटेल में। इसके 5 भेद होते हैं। अविकारी शब्द भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण शब्द होता है, जैसे प्रतिदिन, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। ये अब जब जिस दिन हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में अविकारी शब्दों को, उस दिन मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्रिया विशेषण शब्द क्या है? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिकारी शब्द में भी है विशेषण और क्रिया। वहाँ पे विशेषण अलग है, क्रिया अलग है, और ये यहाँ पे क्रिया विशेषण एक है, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। दूसरा भेद है संबंध बोधक, ठीक है। ये क्या है? 2 शब्दों का संबंध, यानी 2 शब्दों और वाक्यों का संबंध दर्शाता है, ठीक है। तीसरा है समुच्चय बोधक, यानी 2 शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है, ऐसा अव्यय शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। जैसे राम और श्याम, ठीक है। राम श्याम को जोड़ने वाला शब्द क्या है? और शब्द भी बदलता नहीं है, अविकारी शब्द है ना। अगला है विस्मयादि बोधक, यानी जो क्या है हमारे जो है विस्मयादि बोधक, जैसे अरे, वाह, है ना, आह, आहा, है ना। ऐसे जो शब्द, ओह, ये शब्द क्या है? विस्मय हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, ये बदलते नहीं है, ठीक है। किसी के आधार पर, लिंग, वचन, कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं। और लास्ट इसका जो भेद है वह है निपात, ठीक है। निपात क्या है कि जो क्या होते हैं, कहीं पर भी जो प्रकट हो जाए, वाक्य के भीतर कहीं पर भी लग जाए, ये यहाँ पर ये अर्थ तो बदलेगा नहीं, लेकिन विशेष बल प्रदान कर देता है उसको। जैसे कि ही, भी, तक आदि ऐसे शब्द होते हैं। ऐसे शब्द क्या हैं? ये निपात होते हैं। जैसे कि मैं घर जाऊंगा, है ना। अब मैं ही शब्द लगा दूंगा कि मैं ही घर जाऊंगा, ठीक है। अब ही शब्द अगर मैं के बाद लगे तो मैं ही घर जाऊंगा, यानी कि ही शब्द मैं के बाद लग रहा है तो मैं पर जोड़, आगे मैं घर ही जाऊंगा। अब आगे हमने ही शब्द बाद में लगा दिया, ये क्या है? निपात होता है। कहीं पर गिर जाए अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन जो है उस पर विशेष बल प्रदान कर देता है, ठीक है। वे निपात कहलाते हैं, ठीक है। वह मेरा घर है, वह मेरा ही घर है ना, ठीक है। मैं आगरा जाऊंगा तो मैं भी आगरा जाऊंगा, वह भी आगरा जाएगा, भी शब्द लग गया, है ना। तो ये निपात होता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो है ये मेरा विवरण है, ये मैंने इसको प्रस्तुत किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।